हेलो दोस्तों, माय नेम राजेश नेगी और एक बार मेरे यूट्यूब चैनल फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और मेन टॉपिक है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो फुल फॉर्म होती है वह होती है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, अर्थात नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद को समझने से पहले हमें एक बेसिक बातें जाननी होगी। जैसे कि यहाँ पर एक बीकर है और इस बीकर के अंदर जो पदार्थ भरा है इसका हमें एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ज्ञात करना है। तो इस पदार्थ के अंदर जो अणु होते हैं अर्थात जो एटम होते हैं वह एटम के अंदर एक तो नाभिक होता है और इस नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन जो होते हैं पॉजिटिव साइन तथा न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं अर्थात उदासीन होते हैं। और इसके जो चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है वह ऋणात्मक साइन प्रदर्शित करता है। और जो ही इलेक्ट्रॉन होता है यह इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमने के साथ साथ अपनी अक्ष पर भी घूमता है। जैसे कि जो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर घूमते समय अपने अक्ष पर भी घूमती है, ठीक उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन है वह नाभिक के चारों ओर घूमने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूमता है। ठीक उसी प्रकार से जो नाभिक है वह भी अपने अक्ष पर ही घूमता है। तो यहाँ हम इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं, नाभिक के बारे में पढ़ेंगे। तो नाभिक भी अपने अक्ष पर घूमता है। अब हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कुछ तत्वों के न्यूक्लियस में जैसे कि हाइड्रोजन तथा कार्बन, जिनमें कि ओड नंबर में अर्थात विषम संख्या में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, वह ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं अर्थात जब वो अपने अक्ष पर स्पिनिंग करते हैं या चक्रण करते हैं तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की भांति व्यवहार प्रदर्शित करते हैं अर्थात स्मॉल मैग्नेट की भांति वह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। कुछ ही एलिमेंट अर्थात सभी एलिमेंट नहीं बल्कि कुछ ही एलिमेंट के न्यूक्लियस में जैसे कि हाइड्रोजन तथा कार्बन, जिनमें कि विषम संख्या में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, वह इस प्रकार से व्यवहार प्रदर्शित करते हैं मानो कि जब वो अपने अक्ष पर चक्रण करते हैं तो वह स्मॉल मैग्नेट की भांति व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। और न्यूक्लियस जब अपने अक्ष पर चक्रण करता है तो अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर देता है। वह जब अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर देता है तो उसकी जो डायरेक्शन होती है उसे चुंबकीय आघूर्ण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। और यहाँ तो न्यूक्लियस का अपना मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो गया, क्योंकि न्यूक्लियस जब अपने अक्ष पर चक्रण करता है तो उसके चारों मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है जिसकी डायरेक्शन चुंबकीय आघूर्ण के द्वारा व्यक्त की जाती है। तो यहाँ तो इसका न्यूक्लियस का अपना चुंबकीय क्षेत्र है। परंतु जब यदि प्रोटॉन अर्थात जब यदि किसी प्रोटॉन को अर्थात वन हाइड्रोजन युक्त प्रोटॉन युक्त किसी कंपाउंड को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और या उससे मैग्नेटिक रे को इरेडिएट किया जाता है तो कंपाउंड के अंदर जो प्रोटॉन होता है वह एनर्जी को अवशोषित करने लगता है। जब कंपाउंड के अंदर जो प्रोटॉन होता है वह एनर्जी को अवशोषित करता है तो तब हमें उस कंपाउंड का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ पर एक पदार्थ है जिसे कि दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा गया है, ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल। तो जब इसके अंदर जो अणु होता है उस अणु के अंदर जो नाभिक होता है और नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन होता है वह एनर्जी को अवशोषित करता है तो तब हमें उस कंपाउंड का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जो इस प्रकार से होता है। आशा करता हूँ नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। एनएमआर की डेफिनेशन: किसी कंपाउंड के न्यूक्लियस द्वारा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रेडियो तरंगों के अवशोषण से जब प्रोटॉन के चक्रण की दिशा में होने वाले परिवर्तन को ही न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस कहा जाता है। अर्थात जब भी किसी कंपाउंड के न्यूक्लियस को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो न्यूक्लियस के प्रोटॉन के द्वारा जब रेडियो तरंगों को अवशोषित कर दिया जाता है तो प्रोटॉनों के चक्रण की दिशा में होने वाले परिवर्तन को ही न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस कहा जाता है। और जब भी न्यूक्लियस का जो प्रोटॉन होता है वह एनर्जी को अवशोषित करता है तो इस एनर्जी का अवशोषण का मेजरमेंट करने के लिए जिस संयंत्र का उपयोग किया जाता है उसी को ही एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर कहा जाता है। अब हम इसमें आगे देख लेते हैं। जैसे कि एक प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन का अपना तो मैग्नेटिक फील्ड है ही, परंतु अभी इसे हम कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं देंगे। तो जब प्रोटॉन को मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा जाता है अर्थात किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा जाता है तो प्रोटॉन जो होता है वह ऊपर नीचे चारों तरफ रोटेट होता है। परंतु जब भी किसी प्रोटॉन को अर्थात न्यूक्लियस किसी कंपाउंड को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस कंपाउंड के अंदर जो अणु होता है और अणु के अंदर जो न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होता है वह
दक्षिणावर्त तथा वामावर्त दिशा में चक्रण करता है, अर्थात एक दूसरे की विपरीत दिशा में ही चक्रण करते हैं, अर्थात ऊपर नीचे चारों तरफ रोटेट नहीं होते हैं। यहाँ केवल दक्षिणावर्त दिशा में तथा वामावर्त दिशा में वह रोटेट होते हैं, अर्थात चक्रण करते हैं। अर्थात जब यदि कोई प्रोटॉन दक्षिणावर्त अर्थात दाईं दिशा में चक्रण करता है तो उसे इस प्रकार के साइन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसे अल्फा चक्रण कहा जाता है, अर्थात अल्फा स्पिन कहा जाता है। और जब यदि वह वामावर्त दिशा में चक्रण करता है तो उसे बीटा चक्रण अर्थात बीटा स्पिन कहा जाता है। यदि किसी प्रोटॉन को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चक्रण करते हुए प्रोटॉन में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बराबर होती है। अर्थात जब यदि किसी प्रोटॉन को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है तो प्रोटॉन के चक्रण के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बराबर होती है, और जिसे कि अल्फा पराचक्रण कहा जाता है, जो इस प्रकार से है, और जो इसके ठीक विपरीत दिशा में होती है उसे बीटा पराचक्रण कहा जाता है। और अल्फा स्पिन जो होती है वह कम एनर्जी वाली अर्थात लो एनर्जी वाली होती है और अधिक स्थायी होती है, और ठीक इसी के विपरीत जो बीटा स्पिन अर्थात बीटा पराचक्रण होता है वह अधिक एनर्जी वाला तथा कम स्थायी होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर। जब हम किसी पदार्थ का एनएमआर स्पेक्ट्रम ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले हम उस पदार्थ को एक ट्यूब के अंदर भर देते हैं और दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख देते हैं। ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल है। अब हम इस पदार्थ का एनएमआर स्पेक्ट्रम ज्ञात करते हैं, जिसमें कि रेडियो फ्रीक्वेंसी का भी उपयोग किया जाता है, क्योंकि प्रोटॉन के द्वारा अर्थात न्यूक्लियस का जो प्रोटॉन होता है उसके द्वारा रेडियो तरंगों का अवशोषण किया जाता है, जिसे कि हम डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट कर लेते हैं। फिर कंप्यूटर में हम इसको एक आरेखीय संरचना के रूप में भी देख सकते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर की खोज साल 1946 में पर्सेल एंड ब्लोच ने की थी, जिसे अर्थात इसमें जब हम किसी कंपाउंड का एनएमआर स्पेक्ट्रम ज्ञात करते हैं तो उससे एक सैंपल ट्यूब के अंदर भरकर दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये ट्यूब है, इसमें हमें इस पदार्थ का एनएमआर स्पेक्ट्रम ज्ञात करना है, तो हम इसे दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख देंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख देंगे। और जब हम इसे दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख देंगे तो सैंपल पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाने पर कंपाउंड का जो प्रोटॉन होता है वह एनर्जी को अवशोषित करने लगता है। अर्थात इस कंपाउंड के अंदर जो अणु है और उस अणु के अंदर जो प्रोटॉन है वह एनर्जी को अवशोषित करना शुरू कर देगा। जब वो एनर्जी को अवशोषित करना शुरू कर देगा तो तब उसे डिटेक्टर अर्थात एम्पलीफायर के द्वारा डिटेक्ट कर दिया जाएगा, और फिर उसे एक चार्ट पेपर पर एक आरेखित संरचना के रूप में प्राप्त किया जाएगा, और जो हमें आरेखित संरचना चार्ट पर प्राप्त होगी वह उस कंपाउंड का एनएमआर स्पेक्ट्रम होगा। तो दोस्तों ये तो था एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन और इसकी डेफिनेशन। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।